दोस्तों मैं आज लेकर आई हूँ एक एक्शन थ्रिलर कोरियन मूवी जिसका नाम है द विच पार्ट 1 द सब वर्जन, जो साल 2018 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.1। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जिसमें कई सारे बच्चों को किडनैप करके रखा हुआ था। तभी वहाँ एक बेक नाम की औरत आकर उन बच्चों को मारने का ऑर्डर देती है, पर दो बच्चे अपनी जान बचाते हुए वहां से जंगल की तरफ भाग जाते हैं। बट अफसोस, उन दोनों में से एक लड़का पकड़ा जाता है जिसे बेक के पास ले जाया जाता है। तभी बेक उस लड़की के बारे में पूछती है जो उस लड़के के साथ भागी थी। तो उसका गुंडा उसे कहता है कि वो लड़की भाग गई। तो बेक कहती है कोई बात नहीं, वैसे भी वो भागते भागते ही मर जाएगी, इसीलिए हेडक्वार्टर में भी बता दो कि वो लड़की मारी गई है। वो लड़की भागते भागते बेहोश होकर गिर जाती है, जिस पर एक फार्मर की नजर पड़ती है। फिर वो उसे अपने घर ले जाकर डॉक्टर को दिखाता है। डॉक्टर उन्हें बताता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, बस कुछ छोटी अंदरूनी चोटें हैं जो ठीक हो जाएगी। लेकिन इस लड़की की याददाश्त कब तक आएगी ये मैं नहीं बता सकता। अब 10 साल बीत जाते हैं और वो लड़की भी बड़ी हो जाती है जिसका नाम है को जायून। जायून अपने पापा के दोस्त की शॉप में जाकर उनसे अपने पाले हुए जानवरों के लिए कुछ उधार मांगती है, पर पहले से ही ज्यादा उधारी होने के कारण वो उधार देने के लिए नखरे करते हैं। पर फिर भी को जायून उन्हें मना कर उनसे उधार ले ही लेती है। यहाँ हम समझ सकते हैं कि जायून अपनी फैमिली से कितना प्यार करती है। एक्चुअली उस फार्मर ने को जायून को अडॉप्ट कर लिया था। जायून जब अपनी माँ के पास जाती है तभी हमें पता चलता है कि उसकी माँ को डिमेंशिया है। डिमेंशिया एक मेंटल डिसीज है जिसमें इंसान अपनी विचार करने की क्षमता के साथ अपनी याददाश्त भी धीरे धीरे खो देता है। रात को खाना खाते वक्त जायून के पापा गायों को बेचने की बात करते हैं, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उन गायों का ख्याल रख सके, जिससे हम समझ सकते हैं कि जायून की फैमिली को पैसों की जरूरत है। अगले सीन में जायून जब नहाने जाती है तो उसके शरीर पर हमें कुछ नंबर्स लिखे हुए दिखते हैं जो बिल्कुल अजीब दिख रहे थे। उसके बाद जायून के सिर में बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। उसके कानों में कुछ स्ट्रॉन्ग आवाजें गूंजने लग जाती है और उसका दर्द से बुरा हाल हो जाता है। सुबह जब को जायून अपनी बेस्ट फ्रेंड म्यूंगी से मिलती है तो म्यूंगी उसे एक कंपटीशन के बारे में बताती है जिसे जीतकर उन्हें 30 लाख रुपए मिलेंगे, जिससे जायून अपने माँ बाप का इलाज भी कर पाएगी और अपने पापा की फाइनेंशियल मदद भी कर पाएगी। कंपटीशन में जाकर जायून एक प्यारा सा गाना गाती है और एक मैजिक भी करके दिखाती है जिस पर उसे सिलेक्ट कर लिया जाता है। घर जाकर को जायून अपने मम्मी पापा के साथ उस कंपटीशन को टीवी पर देखती है, जिसे देख उसके मम्मी पापा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। पर जैसे ही वो मैजिक वाला सीन आता है उसके मम्मी पापा नाराज़ हो जाते हैं, जिस पर कोजायुन की माँ उससे अपना ख्याल रखने के लिए कहती है और कोजायुन भी अपनी माँ से प्रॉमिस करती है कि वो अपना ख्याल रखेगी और कहती है कि अगर वो इस कंपटीशन को जीत जाएगी तो उसे ढेर सारे पैसे मिलेंगे, जिससे उनकी कई सारी प्रॉब्लम्स सोल्व हो जाएगी। तभी जायुन की माँ उसे कहती है कि पैसों से बढ़कर हमारे लिए तुम हो, तुम अपना ख्याल रखना। जब जायुन रात को सोने जाती है तो उसके सिर में फिर से वही दर्द शुरू हो जाता है। अगली सुबह जायुन और म्यूंगी दोनों कंपटीशन के लिए सियोल जाने के लिए निकल जाती है। फिर वो दोनों ट्रेन में बैठकर बातें करने लग जाती है। उन दोनों की बातों को सुन ट्रेन में बैठा एक लड़का उन पर जोर जोर से हंसने लग जाता है, जिसका नाम है तेयुंग। जायुन तेयुंग से कहती है कि तुम कौन हो, हमें जानते हो क्या? तो तेयुंग उनसे कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें जानता हूँ। तो म्यूंगी कहती है शायद तुमने जायुन को टीवी में देखा होगा। तेयुंग फिर भी जायुन से कहने की कोशिश करता है कि वो उसे जानता है, पर जायुन उसे पहचान नहीं पाती। उसकी सारी पास्ट की यादें वो भूल चुकी थी। शायद तेयुंग उसके पास्ट के बारे में कुछ जानता था। कुछ देर बाद वो अपना हाथ जायुन के तरफ ऐसे घुमाता है जैसे वो उसे मारने ही वाला हो। जैसे ही वो जायुन के कानों के पास अपना हाथ ले जाकर रोक देता है, जिससे जायुन के आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद
तेयुंग वहां से चला जाता है। वहां से जाते वक्त वो जिस इंसान से टकराता है वो उस इंसान की गर्दन को एक हाथ से ही तोड़ डालता है, उसे ट्रेन से और वो उसे ट्रेन से बाहर फेंक देता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि तेयुन बहुत ही ज्यादा ताकतवर इंसान है। फिर जायुन अपना ऑडिशन देने चली जाती है, पर वह एक बात नोटिस करने वाली थी कि वह कोई तो था जो जायुन पर नजर रखे हुए था। इस बार जायुन फिर से फाइनल कंपटीशन के लिए सिलेक्ट हो जाती है। प्रोड्यूसर किम उन्हें रोक कर वही मैजिक नेक्स्ट लेवल में करने को कहते हैं ताकि शो की पॉपुलैरिटी बढ़ जाए। फिर से यहाँ को जायुन के सिर में वही दर्द शुरू हो जाता है, उसके नाक से खून भी गिरने लग जाता है। फिर जायुन को याद आता है कि डॉक्टर ने उससे कहा था कि तुम्हारे पास ज्यादा दिन नहीं है, 2 या 3 महीने का समय है सिर्फ। उससे पहले तुम्हें बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा और ये करवाने के लिए तुम्हें अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स का बोन मैरो लगेगा। पर आपको तो पता ही है वो जिनके यहाँ रह रही है वो उसके रियल मम्मी पापा नहीं है। इधर कोजायुन की परफॉर्मेंस को बेक और चोई देख रहे थे। बेक और चोई वही लोग हैं जिन्हें हमने कहानी की स्टार्टिंग में देखा था। कोजायुन को देख बेक बहुत ही ज्यादा ब्लश करती है। तभी चोई उससे कहता है, तुमने तो कहा था ये भागते भागते ही मर जाएगी। जब म्यूंगी और कोजायुन स्टूडियो से बाहर निकलती है तो कुछ गाड़ियां उनकी तरफ आती है, जिनमें से एक आदमी कोजायुन से बातें करने के बहाने गाड़ी में बिठाने की कोशिश करता है। तभी म्यूंगी उनसे कहती है कि हमें घर जाने के लिए लेट हो जाएगा, हमें जाने दो। तो वह आदमी उनसे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं आपको स्टेशन तक छोड़ दूंगा और रास्ते में हमारी बातें भी हो जाएगी। उन दोनों के मना करने के बाद भी वो उनसे जबरदस्ती करने लग जाता है। उन लोगों को देख म्यूंगी और जायुन को कुछ गड़बड़ लग रही थी, तो मौके का फायदा उठाकर वो दोनों वहां से भाग जाती है। फिर वो दोनों घर जाने के लिए बस का इंतजार करती है। तभी वहां तेयुंग आ जाता है। वो कोजायुन से कहता है कि तुम्हें जल्दी अपने घर चले जाना चाहिए, तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हैं, अगर अचानक उन्हें कुछ हो गया तो जल्दी अपने घर जाओ। तेयुंग की इन बातों को सुन कोजायुन डर जाती है। वो जल्दी से घर की तरफ भागती है और म्यूंगी से अपने इंस्पेक्टर डैड को इन्फॉर्म करने को कहती है कि वो जल्दी से उसके घर जाए और उसकी मम्मी पापा को बचा लिए। जब इंस्पेक्टर कोजायुन के घर की तरफ जाते हैं तो वह रास्ते में कार को देखते हैं जिसमें तेयुंग और उसकी दोस्त बैठे हुए होते हैं। फिर इंस्पेक्टर तेयुंग से उसका आईडी कार्ड मांगते हैं। जब कोजायुन घर आती है तो वह पुलिस कार देखती है और भागते हुए घर की तरफ जाती है। घर में अंधेरा देख वो डर जाती है। जब वो अपने पापा और इंस्पेक्टर को खेलते हुए देखती है तब जाकर वो सुकून की सांस लेती है। घर से जाते वक्त इंस्पेक्टर जायुन से तेयुंग के बारे में पूछते हैं कि वो उसे जानती है या नहीं, तो जायुन उन्हें बताती है कि वो उन्हें नहीं जानती। फिर इंस्पेक्टर उसे बताते हैं कि वो अमेरिकन है, लेकिन जब मैं उनसे मिला तो मुझे कुछ खटक रहा था। उनके देखने का तरीका मुझे अलग लगा। वैसे वो यहाँ क्यों आए थे? तो जायुन कहती है, मुझे नहीं पता, शायद मुझे वो कोई और समझ बैठे हैं। फिर वो अंकल वहाँ से चले जाते हैं और जायुन थोड़ी परेशान दिखती है। अगले सीन में तेयुंग एक रिसर्चर के घर चला जाता है और उसकी पूरी फैमिली को मार देता है। रिसर्चर उसे कहता है कि मुझे मार देते, मेरी फैमिली को क्यों मारा? फिर वो लोग रिसर्चर को मारकर उसका घर जला देते हैं। घर के बाहर जो गार्ड था उसे तेयुंग उसकी गन को कंट्रोल कर अपनी पावर से उसे मार देता है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि तेयुंग के पास कुछ ऐसी ताकतें हैं जो नॉर्मल इंसान के पास होना संभव नहीं है। बेक चोई से कहती है कि तुम कहीं घूम क्यों नहीं आते, जिस पर चोई बेक से कहता है कि तुम मेरे ब्रेक के लिए क्यों चिंता कर रही हो। तो बेक उससे कहती है, तुम जो समझना चाहते हो समझ सकते हो, चाहो तो यूरोप घुमाओ, तब तक मैं हेडक्वार्टर में तुम्हारी नौकरी कुछ जुगाड़ कर लूंगी। तो चोई बेक से जायुन के बारे में पूछता है तो बेक उससे कहती है, वो हमारी जहागीर है, तुम्हें उसके लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके साथ क्या करना है वो हम देख लेंगे। चोई बेक से कहता है कि जायुन एक बेलगाम शैतान है,
वो उसे मारने के लिए कहता है। बेक उससे कहती है, मैं अपनी मेहनत पे कैसे पानी फेर सकती हूँ। फिर चोई वहां से एक आदमी के पास चला जाता है। वो इंसान चोई से कहता है कि प्रोफेसर बेक अजीब बातें कर रही है। प्रोफेसर हेन और को दोनों मारे गए हैं। वो दोनों साइंटिस्ट मेरे प्रोग्राम के जाने माने रिसर्चर थे। क्या ये महज इत्तेफाक है? तो चोई उससे कहता है कि 2 महीने पहले हेडक्वार्टर से कुछ बच्चे बुलाए गए थे, लेकिन वो अमेरिका से बुलाए गए थे। फिर वो आदमी जायुन को मार उसके दिमाग को लाने को कहता है। इधर डिनर करते वक्त जायुन की माँ जायुन के पापा से पूछती है, ये दोनों कौन है और जायुन खाना खाने क्यों नहीं आई। वो लोग आंटी के लिए परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अब उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। अपने कमरे में जाते वक्त जायुन की मॉम कहती है कि मुझे लगता है जायुन अपनी असली माँ बाप को ढूंढ रही है। मुझे घर में न्यूज़पेपर की कटिंग मिली थी और वो देर रात तक इंटरनेट पर जानकारी जुटाने में लगी रहती है। इन सब का यही मतलब है ना कि वो अपने असली माँ बाप को ढूंढ रही है। रात को सोते वक्त जायुन के सिर में फिर से दर्द शुरू हो जाता है। बाहर कुछ आवाजें सुन जायुन को लगता है शायद उसकी माँ को कुछ हुआ है। जब वो बाहर चेक करने जाती है तो एक लड़का उसके सिर पर बंदूक ताने खड़ा हो जाता है और दूसरी तरफ एक लड़का म्यूंगी की गर्दन पर चाकू लगाए हुए खड़ा होता है। जायुन को वो लड़का अपने चेहरे पर लगे निशान को दिखाते हुए कहता है, क्या तुमने मुझे पहचाना लिटिल विच? तो जायुन उनसे कहती है, मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसे तुम लोग ढूंढ रहे हो। तो फिर वो लड़का जायुन से कहता है, साबित करके दिखाओ, और मूंगी की गर्दन पर चाकू से काटना शुरू कर देता है। कुछ देर रिक्वेस्ट करने पर भी जब वो लोग नहीं मानते तो जायुन उन सबको कुछ मिनटों में मार डालती है और उस लड़के से कहती है, कहाँ था ना, मैं वो नहीं हूँ। तो वो लड़का जायुन से कहता है, मुझे अफसोस है मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। फिर जायुन उस लड़के पर बंदूक चला देती है। जब जायुन को होश आता है तो वो अपने हाथों में गन को देख शॉक हो जाती है। म्यूंगी भी ये सब देख हैरान हो जाती है। तभी वहां तेयुंग आ जाता है और कहता है, मैं जानता था तुम हम सब से अलग हो। कैसा लग रहा है, तुम्हारी पुरानी यादें वापस आ रही है या नहीं? तो तेयुंग म्यूंगी से कहता है, तुम्हें ये कुछ अजीब नहीं लगती? फार्म का काम, घर का काम करके भी ये हर साल क्लास में फर्स्ट आती है। क्लास क्या, नेशनल लेवल की रैंकर भी बन सकती है। गाने में, ड्राइंग में, एक्टिंग में, हर चीज इसे आती है। एक ही बार किसी भाषा को सुनकर समझ और सीख लेती है। तुम्हें कंपनी का शुक्रगुजार होना चाहिए जिसने तुम्हें ऐसा बनाया। जिस पर जायुन उसे कहती है, सच में मुझे कुछ भी याद नहीं है, कौन हो तुम? जिस पर तेयुंग उसे अपने सिर पे लगे निशान को दिखाते हुए जायुन से कहता है कि क्या अभी भी तुम्हें कुछ याद नहीं है? जिस पर जायुन को कुछ विजन्स आते हैं और उसके सिर में दर्द होने लग जाता है और वो रोते हुए कहती है कि सच में मुझे कुछ नहीं पता। तेयुंग उससे कहता है कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। अगर अगर नहीं आई तो मैं तुम्हारी फैमिली, फ्रेंड्स, यहाँ तक कि तुम जिन लोगों को जानती हो मैं उन सबको मार दूंगा। फिर जायुन उनके साथ चली जाती है। वो लोग जायुन को किसी बिल्डिंग में ले जाते हैं जो किसी सुनसान सी जगह पर थी, जिसके बाद जायुन को एक एक्सपेरिमेंटल लैब में ले जाकर चेयर पर बांध दिया जाता है। तभी बेक उससे कहती है कि तुम्हें ढूंढने में मैंने 10 साल लगा दिए। मैंने ये तक सोच लिया था कि तुम कब की मर चुकी होगी। जायुन कहती है, कौन हो तुम और तुम लोग ये क्या कर रहे हो मेरे साथ? बेक उसे कहती है, उस दिन तुम्हें काफी ज्यादा चोटें लगी थी और जबरदस्त सदमा भी लगा था, इसीलिए तुम्हारी याददाश्त चली गई होगी। और फिर जायुन को एक इंजेक्शन लगाया जाता है। उसके बाद जायुन को कुछ याद आने लग जाता है। उसे याद आता है कि उसकी उम्र के जो बच्चे थे उन पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। बेक के साथ कुछ डॉक्टर, रिसर्चर भी थे जो उन बच्चों के दिमाग को रीडिजाइन कर उन बच्चों को सुपर ह्यूमंस बनाना चाहते थे, जिससे उन बच्चों में अद्भुत शक्तियां आ जाए, जैसे कि हमने तेयुंग को उस गन को कंट्रोल करते हुए देखा था। उन बच्चों में एक जायुन ही थी जो इन सारी प्रोसेसेस को पूरा कर पाई और उसके बाद वो वहां से भाग गई। अब बेक उसे कहती है कि क्या तुम्हें कुछ याद आया?
वहाँ हमें बेक की बातों से पता चलता है कि बेक वर्ल्ड्स नंबर 1 ब्रेन स्पेशलिस्ट है। दिमाग के साथ किसी ने इतनी छेड़छाड़ नहीं की जितनी उसने की। उसी ने जायुन के दिमाग के डीएनए में फेरबदल किए थे और वो जायुन से कहती है, मैंने तुम्हें बनाया है, इसीलिए हुई ना मैं तुम्हारी माँ जैसी। तो जायुन उसे कहती है, तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की थी। बेक कहती है, उस समय हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे। तुम पहली जनरेशन की एक्सपेरिमेंट से बहुत ही अलग होती भी क्यों ना, तुम्हें बनाया जो मैंने था। लेकिन हेडक्वार्टर को डर लगने लग गया था, क्योंकि तुम्हें कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं था। तुम्हारे जीन्स में खून खराबा और गुस्सा भर दिया था, जिससे तुम जहाँ भी जाओ तुम्हारी हरकतों से हमें पता चल जाएगा कि तुम हो कहाँ। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो हमने समझा कि तुम मर चुकी होगी। लेकिन एक दिन हमने तुम्हें टीवी में मैजिक करते हुए देखा और वो मैजिक तुम्हारे सिवा कोई नहीं कर सकता था, इसीलिए तुम्हें पहचानने में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद जायुन के सिर में दर्द शुरू हो जाता है और उसके शरीर से खून बहने लग जाता है। बेक उससे कहती है कि अगर तुम्हारा इलाज नहीं किया गया तो तुम मर जाओगी। ये तुम जानती थी, इसीलिए तुमने अपने शरीर को ज्यादा काम नहीं करने दिया, लेकिन तुमने अपना इलाज ढूंढना शुरू कर दिया था। इसका एक ही इलाज था, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। लेकिन तुम अपने माँ बाप को जानती नहीं और फिर जायुन को इंजेक्शन लगा दिया जाता है, जिसे लगाने के बाद उसे अच्छा फील हो रहा था। बेक उसे कहती है कि इसकी मदद से तुम अपनी पावर को पूरी तरह से यूज कर सकती हो, पर इस डोज का असर सिर्फ 1 महीने तक रहेगा। दूसरे डोज के बिना तुम्हारी बीमारी और बढ़ जाएगी। मतलब जायुन को वो डोज हर महीने लेना होगा। लेकिन इधर तेयुंग गुस्से में जायुन का नाम लेते हुए जाने लग जाता है, जैसे उसे कुछ पता चल गया हो। इधर जायुन हंसने लग जाती है। तेयुंग अपने साथियों से कहता है कि उसने हमें बेवकूफ बनाया, हम उसे यहाँ लेकर नहीं आए, वो खुद यहाँ आना चाहती थी। जायुन को हंसते देख बेक हैरान हो जाती है, शायद वो भी अब सिचुएशन को समझ गई थी। तभी एक बड़ा राज हमारे सामने आता है। शुरुआत से लेकर अभी तक जायुन को सब कुछ याद था। वो अपना इलाज का पता लगाने के लिए उसने ये सारा नाटक किया था। जायुन एक एक करके सबको मारने लग जाती है। उसके चेम्बर को जहरीली गैस से भर दिया जाता है। लेकिन एक सुपर ह्यूमन पर इन सब चीजों का आखिर क्या असर होगा? उसके बाद वो उस चेम्बर को तोड़ बेक के पास चली जाती है और कहती है, मैं कैसे भूल सकती हूँ वो दिन जब तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी। तुम्हें तलाश करना आसान नहीं था और ऊपर से मेरे पास टाइम भी कम था, इसलिए मैंने पूरा प्लान ही चेंज कर लिया और तुम मेरे प्लान में फंस गई। वो बेक के पैरों पर गोली मारकर उसे डोज का फॉर्मूला पूछती है। तभी वहाँ चोई अपने लोगों को लेकर आ जाता है। फिर चोई और तेयुन के लोगों में फाइट शुरू हो जाती है। तेयुन जायुन को ढूंढते हुए उसके पीछे चला जाता है और चोई तेयुन के पीछे। चोई के कुछ बचे हुए लोगों को तेयुन की फ्रेंड मार डालती है और इधर तेयुन जायुन को धक्का देता है, जिससे जायुन को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जायुन उसे कहती है, मुझे तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था। तो तायुन उससे कहता है कि तो फिर आज तुम मेरे हाथों से ऐसे मारी नहीं जाती। पर बेचारे को कहाँ पता था कि वो आज जायुन के हाथों फूटने वाला था, क्योंकि जायुन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट थी। उसका एक एक स्टंट तेयुंग पर भारी पड़ रहा था। वो तेयुंग को नॉनस्टॉप पीटे ही जा रही थी और तेयुंग उसका सामना नहीं कर पा रहा था। जायुन तायुन को मारने ही जा रही थी कि तभी चोई वहां आकर जायुन पर गोली चलाकर उसे घायल कर देता है। तभी बेक चोई से कहती है कि इन दोनों को मार डालो, सर पर मारना, भेजा उड़ा दो इन दोनों का। तभी वहां तेयुन की फ्रेंड आकर बेक को मारने की कोशिश करती है, पर चोई उस पर गोली चला देता है और वो बेक को भी मार देता है और कहता है, तुम्हारी बकवास सुनने का मेरा कोई मूड नहीं है। फिर से तेयुन की दोस्त चोई पर हमला कर देती है, पर इस बार चोई उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। जायुन चोई को मार देती है। जायुन बाकी डोज के बारे में तेयुन को पूछती है, तो तेयुन उसे कहता है कि वो डोज तुम्हें हेडक्वार्टर की रिसर्च लैब में मिलेंगे, लेकिन वो उसे लैब का पता नहीं बताता। फिर से तेयुन की फ्रेंड जायुन पर पीछे से वार करती है
पर जायून उसका चेहरा अपने एक हाथ से ही क्रश कर देती है कि तो वो भी एक सुपर ह्यूमन। इसीलिए आखिरी सांस तक उसने तेयुंग का साथ दिया। लैब का पता ना बताने पर जायून तेयुंग को भी मार देती है। वहाँ पर पड़े कुछ डोज लेकर जायून वहाँ से अपने घर की तरफ निकल जाती है, पर उसके घर पर पुलिस आई हुई थी। जब उसे पता चलता है कि उसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है तो वो हॉस्पिटल में चली जाती है। अपने पास जो डोज होते हैं उन्हें वो अपने पापा को देते हुए कहती है, इनको महीने में एक बार 8 महीने के लिए माँ को देते रहना, उसके बाद माँ ठीक हो जाएगी और उनकी तबीयत भी नहीं बिगड़ेगी। तो उसके पापा कहते हैं, तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो वो कहती है, मेरे पास वो है। यहाँ हमें पता चलता है कि जाह्यून के मम्मी पापा को उसकी पावर्स के बारे में सब कुछ पता था, क्योंकि जब वो छोटी थी उसने कई सारे जानवरों को मार डाला था, जिससे उसके पापा डर गए थे। उन्होंने तो ये भी सोच लिया था कि वो जाह्यून को कहीं दूर छोड़ आएंगे, पर एक जाह्यून की माँ ही थी जिन्होंने जाह्यून को अपनी सगी बच्ची की जैसे पाला, उसे इतना प्यार दिया ताकि वो अपनी मॉन्स्टर वाली छवि को भूल जाए और एक नॉर्मल बच्चे की तरह जी पाए। फिर जाह्यून अपने पापा से कहती है, मैं वापस आऊंगी चाहे जो हो जाए। फिर जाह्यून दूर से ही म्यूंगी को बाय कहकर वहाँ से कहीं चली जाती है। फिर 3 महीने बाद जाह्यून बेक की ट्विन सिस्टर के पास चली जाती है ताकि वो उसे वो दवाइयाँ ले सके। बेक की सिस्टर उसे कहती है, तो तुम हो वो, काफी सुना है तुम्हारे बारे में अपनी बहन से। तो जाह्यून उनसे पूछती है कि कुछ पता चला कि उनके साथ क्या हुआ था। मिस बेक की सिस्टर उसे वो डोज दे देती है। तो जाह्यून उनसे परमानेंट डोज के बारे में पूछती है जो बेक की सिस्टर ही बना सकती थी। उसके बाद वहाँ एक लड़की आती है जिसके चेहरे पर कुछ निशान थे। वो जाह्यून को छुप के देख रही थी, वो भी हंसते हुए। फिर जाह्यून उससे कहती है, अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगी। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। अब आपके कुछ डाउट्स होंगे जो मैं क्लियर कर देती हूँ। जिस हेडक्वार्टर में छोटे बच्चों की ब्रेन रिसर्च की जा रही थी, उन बच्चों में एक जाह्यून ही थी जो सबसे परफेक्ट और स्ट्रॉन्ग बन पाई एज कम्पेयर टू तेयुंग एंड अदर किड्स। और उसी पावर की मदद से वो वहाँ से भाग भी पाई, क्योंकि इन बच्चों की पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से इन्हें हेडक्वार्टर से मारने की ऑर्डर मिले थे। जाह्यून ने जिस फैमिली का सहारा लिया था उस फैमिली को भी उसी ने चुना था, क्योंकि वो ऐसे माँ बाप थे जिन्होंने अपने बेटे और पोते को खो दिया था। वो तो किसी को भी अपना लेते और वो उसे कभी नहीं छोड़ते, पर उन डोसेज की कमी के कारण जाह्यून के सिर में दर्द होना शुरू हो गया था। बेक को बहुत ढूंढने के बाद भी जब वो नहीं मिली, एक प्लान बनाया। उसने उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और उस मैजिकल ट्रिक को परफॉर्म किया ताकि वो लोग उसे पहचान सके, और हुआ ऐसा ही। और जाह्यून अपना इलाज ढूंढने में कामयाब हो गई।